ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा? सेल डिवीजन वाला। और उसके अंदर मैंने आपको इंटरफेस जो है वो कंप्लीट नहीं करवाया था, क्योंकि उसमें अभी भी G2 फेज बाकी है। और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के बारे में। तो अभी मैं पहले क्या पढ़ाऊंगी? माइटोटिक डिवीजन। और उसके अलावा आपको मियोसिस के अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो इसके अंदर दो फेजेस हो जाएंगे। फर्स्ट फेज होगा इसके अंदर कौन सा? ग्रोथ फेज। और टेक्निकली जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज बोल दीजिए, या इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेज। एंड फिर उसके बाद में सेकंड क्या होगा बोलो? तो सेकंड यहाँ पे हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का मूवमेंट हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। एंड अगेन काइनेसिस मीनिंग काइनेसिस इज अ मूवमेंट। समझ आ गया? तो अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, इधर आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्रोथ फेज के बारे में। तो ग्रोथ फेज के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 फेजेस पढ़ाऊंगी। G1 फेज, सेकंड होगा सिंथेटिक फेज, एंड द थर्ड वन इज G2 फेज। और यहाँ पे G किसको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे G जो है वो ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। अब आप लोग यहाँ पे याद रखना कि एस फेज के अंदर कितने इवेंट होंगे? यहाँ पे 2 इवेंट्स हैपन होंगे। एक हमने पढ़ा था कि डीएनए से डीएनए बनता है, दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो जहां पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, वहीं पे बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल क्या हो रहा है? डुप्लीकेट हो रहा है। सेंट्रियोल क्या होगा? यहाँ पे डुप्लीकेट होगा। G1 फेज की बात करूं तो सेल जो है वो अपना मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो कौन से फेज में अचीव करेगा? G1 फेज में वो अचीव कर लेगा। और बेसिकली हमने पढ़ा था कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा चीजें सेल के अंदर एंटर होगी। तो एंटर होने की वजह से यहाँ पे सेल का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और इवन साथ में साइटोप्लाज्म की क्वालिटी भी और ज्यादा बढ़ेगी। अब क्वालिटी से क्या मतलब? तो क्वालिटी से मतलब ये था कि अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा, फिर अमाइनो एसिड से बनाया जाएगा प्रोटीन, और इसके अलावा लिपिड का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हमें बनानी है एक नई सेल। तो एक न्यू सेल बनाने के लिए जो भी हमें मटेरियल की जरूरत होती है, उन सारे मटेरियल्स की मैक्सिमम सिंथेसिस कहां पे होता है? G1 फेज के अंदर। और हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज जो है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज वो भी डुप्लीकेट कहां पे होगी? G1 फेज के अंदर। पक्का? यहां पे आ जाओ। तो G2 फेज के अंदर आप इसको क्या बोलते हो? सेकेंड गैप फेज। और गैप का मतलब क्या हुआ? कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बीच का जो गैप होगा, इसको आप क्या बोलोगे? सेकेंड गैप। और इससे पहले सेल क्या कर रही थी? रेस्ट कर रही थी। तो रेस्टिंग कंडीशन और एस फेज के बीच का जो गैप होगा उसको आप बोलोगे क्या? G1 फेज। और इस गैप के अंदर सेल करती क्या है? ग्रोथ। सो बेसिकली G2 फेज के अंदर यहाँ पे टोटल 3 इवेंट्स होने वाले हैं। कौन कौन से? देखो, ये सेंट्रियोल यहाँ पे क्या हो गया? डुप्लीकेट हो गया। अब सेंट्रियोल डुप्लीकेट होने के बाद फर्दर आगे जाके प्रोफेज के अंदर बनते हैं स्पिंडल फाइबर। एंड आपने शायद पढ़ा होगा द सेल वाले चैप्टर के अंदर कि स्पिंडल फाइबर किसके बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स का सिंथेसिस होने वाला है। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, एक्सेप्ट हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें एक नई सेल बनानी है, तो एक न्यू सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी का इनका फॉर्मेशन कहां पे होगा? तो इनका फॉर्मेशन होगा कहां पे? G2 फेज के अंदर। बट इसके साथ साथ यहाँ पे सेल के अंदर ग्रोथ भी चल रहा है। तो ग्रोथ का मतलब है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस, ये सब भी चीजें यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। बट मैक्सिमम सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ये मैक्सिमम सिंथेसिस होता है कहाँ पे? G1 फेज के अंदर। तो आप इस तरीके से इसको याद रखना कि मैंने आपको एस फेज के अंदर यहाँ पे 2 इवेंट्स पढ़ाए हैं और G2 फेज के अंदर मैंने आपको 3 इवेंट्स पढ़ाए। 3 इवेंट्स ये आप लोग तो जानते ही हो, बस 2 इवेंट्स ये वाले याद रख लेना, ठीक है, पक्का। तो आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार रफ में, फिर जब ये माइटोटिक डिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाए फिर बढ़िया से फेयर के अंदर अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। तो अभी फिलहाल इसको रफ में लिखोगे आप, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो कैरियोकाइनेसिस जो है वो सबसे मोस्ट ड्रामेटिकल फेज है। यहाँ में बहुत सारे ड्रामे होते रहते हैं। अब ड्रामे क्या? वो ड्रामे में डीएनए लेवल पे बात कर रही हूँ। तो डीएनए जो होता है वो कंडेंस्ड होता है, फिर उसके बाद में वो स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता है और फिर वापस क्या हो जाता है? डीकंडेंस्ड। तो ये क्या हो गया? हाँ, दिस इज मोस्ट ड्रामेटिकल फेज, ठीक है। तो चलो देखो इधर, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूं। तो बताओ फर्स्ट फेज क्या होगा यहाँ पे? तो फर्स्ट होगा यहाँ पे प्रोफेज। फिर सेकंड फेज कौन सा होगा? बोलो बोलो, हाँ इतना जोर से बोलो मुझे सुनाई दे। फिर ये हो जाएगा मेटाफेज। ओहो जगह कम हो जाएगी, तो इसको थोड़ा उधर खिसका देते हैं। चलो इधर ये कौन सा फेज है? दिस इज प्रोफेज। फिर ये वाला फेज कौन सा हो जाएगा? दिस इज मेटाफेज। फिर थर्ड कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज एनाफेज। और फिर लास्ट में टर्मिनल जो पॉइंट होता है, एंड टर्मिनल पॉइंट इज टेलोफेज। इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है? प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है फर्स्ट, मेटा मतलब क्या होता है? सेकंड, और एना मतलब क्या होता है? अप, और टीलो मतलब होता है एंड। ये ट्रिक नहीं थी, ट्रिक ये वाली नहीं थी। तो ट्रिक ये है कि एम से मेटाफेज और एम से मिड ऑफ सेल का मतलब हुआ कि ये हम जब यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों सेंट्रियोल हो जाएंगे। अब सेंट्रियोल के बीच में ये क्या बन गए? यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा स्पिंडल फाइबर्स का। स्पिंडल फाइबर बनने के बाद यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं क्या? क्रोमोसोम्स। तो मिड ऑफ सेल, तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो पूरी सेल के मिड में अलाइन हो चुके हैं। तो एम से मेटाफेज, एम से मिड ऑफ सेल। तो ये वाला जो फेज होगा इसको क्या बोला जाएगा? मेटाफेज, ठीक है। कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सारे सेल के मिड में अलाइन हो चुके हैं और इस तरह से क्रोमोसोम का एक पूरा प्लेट आपको दिख रहा है जिसमें आप खाना रख के नहीं खा सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक प्लेट है, ठीक है। तो ये जो मेटाफेजिक प्लेट हम लोग इसको बोलेंगे, क्लियर। और ए से एनाफेज और ए से होता है अलग अलग, ए से एनाफेज और ए से अलग अलग।
तो क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद ये मूव करेंगे कहाँ पे, टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। तो ये दोनों क्या हो गए, ए से एनाफेज, ए से अलग अलग। ठीक है, तो ये आप लोग ट्रिक याद रखना। और ये क्या है, दिस इज इनिशियल फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ये क्या हो जाएगा, टेलोफेज। मैं आपको टेलोफेज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि उसमें एग्जैक्टली प्रोफेज का उल्टा होता है। तो जो भी मैं आपको प्रोफेज में पढ़ाऊंगी ना, आप उसको टेलोफेज के अंदर रिवर्स कर देना बस। तो इस तरीके से टेलोफेज भी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ टेलोफेज। एनाफेज में अलग अलग होते हैं, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम मिड में अलाइन हो जाते हैं। तो फिर आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ प्रोफेज। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले रफ पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे फेयर नोट्स बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे पास एक सेल होती है। इस सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये होते हैं सेंट्रियोल, जो क्या हो चुके हैं, डुप्लीकेट हो चुके हैं। कहाँ पे, एस फेज के अंदर। और इसके अंदर हमारा जो डीएनए है वो भी कैसा हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम कभी पढ़ते हैं क्रोमेटिन नेट, और कभी हम लोग बोलते हैं इसको क्रोमोसोम। तो एक्चुअली क्रोमेटिन नेट क्या है, क्रोमोसोम क्या है, वैसे तो ये पूरा डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ते हो, बट मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो उधर, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको डीएनए दिखाई दे रहा है। और डीएनए अभी आपको पूरा ऐसे बिखरा बिखरा सा मिल रहा है ना। तो ये आपको बिल्कुल एक थ्रेड लाइक दिख रहा है, और आपको थिन सा दिखाई दे रहा है, और ये बना रहा है एक नेट। नेट मतलब ये पूरा जाल बना रहा है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो नेट, अब ये मैंने क्यों बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क। तो नेटवर्क तो आप लोग समझते हो ना। तो यहाँ पे ये क्रोमेटिन क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। सो बेसिकली ये क्रोमेटिन नेट जो होता है बना होता है हिस्टोन और डीएनए का। तो हिस्टोन और डीएनए अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो आप इसको क्या बोलोगे, क्रोमेटिन नेट। एक चीज सुनो, ये टॉपिक मुझे पढ़ाने में टाइम लगेगा बट आपको याद करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अब उसके बाद ये डीएनए अगर हम लोग क्या कर देते, इसको कंडेंस्ड कर देते। ये देखो मैं हाथ कैसे चला रही हूं, श्यम 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 ऐसे चल रहा है ना, नहीं दिखा, वापस देखो इधर, ये देखना। तो ये हम लोग जलेबी बना रहे हैं ना यहाँ पे, देखो। फिर ये जैसे जलेबी बनती है वैसे मेरा हाथ घूम रहा है। तो इस तरीके से फाइनली ये बन जाएगा क्या, क्रोमोसोम। तो आप लोगों ने क्या देखा कि एक्चुअली ये जो डीएनए होता है ना, ये जब कंडेंस्ड हो जाता है, ये डीएनए क्या हो जाता है, जब कंडेंस्ड हो जाता है, तो डीएनए के कंडेंस्ड होने से क्या बन जाता है, एक कंडेंस्ड डीएनए हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और अगर मैं इसको वापस खोल दूं, ठीक है, मतलब इसको मैं वापस डीकंडेंस्ड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये वापस खुलने के बाद बन जाएगा क्रोमेटिन नेट। तो एक्चुअली क्रोमोसोम और क्रोमेटिन नेट दोनों ही बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन के। बस फर्क ये होता है कि ये खुला होता है और ये क्या होता है, कंडेंस्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है ना। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जब सेल के अंदर रेस्टिंग कंडीशन में होती है, सेल कौन सी कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में है, और एक जब सेल आपके पास डिवीजन की फेज में है, तो जब सेल रेस्ट कर रही है, रेस्ट मतलब वो डिवाइड नहीं कर रही, तो जब वो डिवाइड नहीं करती है तो उस टाइम
जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में मिलता है, लाइक दिस। बट यही सेल जब डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करेगी तो इसका डीएनए जो होता है वो कंडेंस्ड हो जाएगा, और कंडेंस्ड होने के बाद बन जाएगा क्या, क्रोमोसोम्स। समझ आ गया? अब और सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद सॉरी, जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो डिवीजन के बाद ये क्रोमोसोम वापस ओपन हो जाएगा, और जब सेल वापस डिवीजन के बाद रेस्टिंग कंडीशन में आएगी तो ये डीएनए ओपन होने के बाद वापस क्रोमेटिन नेट बन जाएगा। तो ये ईआईपीएमटी में क्वेश्चन भी आया था जिसमें कॉमन सेंस यूज करना था। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मैंने अगर सपोज करो हमारी स्किन की सेल्स को हार्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने उसको माइक्रोस्कोप में ले जाके रखा, तो माइक्रोस्कोप में रखा तो अब बताओ उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए आपको कौन सी फेज में मिलेगा? तो आप आंसर क्या दोगे? तो नॉर्मल या रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो डीएनए होता है ये खुला खुला होता है, ठीक है। तो ये कौन सी फेज में मिलेगा आपको? क्रोमेटिन नेट के फेज में। समझ आ गया पॉइंट? तो इसको आप लोग रफ में अलग से नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो अब ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए बेटा कि क्रोमोसोम क्या होता है और क्रोमेटिन नेट क्या होता है। तो ये मैंने अभी क्या बनाया है? ये मैंने अभी क्रोमेटिन नेट बनाया है, और ये मैंने क्या बनाया है? सेंट्रियोल बनाया है, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होने वाला है। तो क्रोमोसोम को पहले मुझे बनाना होगा, तभी तो वो सेपरेट आउट होंगे। तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा और डीएनए का कंडेंसेशन। तो जब यहाँ पे डीएनए का कंडेंसेशन शुरू होगा तो ये डीएनए जो है अब फाइनली बन जाएगा क्या? क्रोमोसोम। तो अब ये क्या तैयार हो गए? ये हमारे तैयार हो गए यहाँ पे क्रोमोसोम। चलो ये क्रोमोसोम बन चुके हैं, और साथ ही अब ये जो सेंट्रियोल है ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। तो ये सेंट्रियोल कहां पहुंच गया? तो ये सेंट्रियोल जो है अब ऑपोजिट पोल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। अब तुम एक चीज सोचो कि बनते हैं स्पिंडल फाइबर। तो अब स्पिंडल फाइबर कहां बनते हैं या बनाता कौन है स्पिंडल फाइबर? तो स्पिंडल फाइबर बनाता है सेंट्रियोल। पर तुम अगर ध्यान से देखो तो ये कैसे बनाएगा बेटा? बीच में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, तो अब हमें क्या करना होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना होगा, नहीं तो अदरवाइज क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर के बीच में एक बैरियर का रोल प्ले कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम यहां से हटा देते हैं। तो हटा देने के बाद ये जो स्पिंडल फाइबर होंगे ये कंटिन्यूअस पूरे बन जाएंगे, एंड पूरे बन जाने के बाद जो नेक्स्ट फेज होगा मेटाफेज, तो मेटाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम जो होंगे वो स्पिंडल फाइबर पे अटैच हो जाएंगे। अब अटैचमेंट की जब बात आती है तो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। क्या पढ़ाया था? कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो देखो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है क्रोमेटिड। देखो ध्यान से, ये वाला स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां तक इसको बोला जाता है क्रोमेटिड। तो अब हमने क्या बोला था कि डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। तो इसके रेप्लिकेशन से बन जाता है एक और डीएनए, मतलब एक और बन जाता है क्रोमेटिड। तो ये क्या हुआ? रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसके अंदर क्रोमेटिड कितने हैं? तो इस क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड है, और ये दोनों क्रोमेटिड को हम बोलेंगे सिस्टर। सिस्टर क्यों? सिस्टर का मतलब क्या होता है? जिनके एक ही पेरेंट्स होते हैं या दोनों एक जैसे होते हैं। तो आपने क्या बोला है कि ये वाला जो क्रोमेटिड है ये इसके रेप्लिकेशन से बना है ना। तो अगर ये इसके रेप्लिकेशन से बना है तो क्या हो जाएगा? फिर ये दोनों हो जाएंगे क्या? ये दोनों हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड।
तो ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ये आपस में बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। ये मैं सारी चीजें आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं। तो यहाँ पे एक बटन होता है, जैसे शर्ट पहनते हैं ना, तो शर्ट में एक फ्लैप इधर होता है, एक फ्लैप इधर होता है, तो ये क्रोमेटिड होता है, ये क्रोमेटिड होता है। और आप दोनों शर्ट के बीच में फिर क्या लगाते हो, यहाँ पे बटन लगाते हो ना, तो वो बटन क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर। तो हमारे शर्ट में तो बहुत सारे बटन होते हैं, बट ध्यान रखना यहाँ पे सेंट्रोमियर एक ही होता है। और हमने पढ़ा था कि ये जो सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर के पास में यहाँ पे एक डिस्क लाइक प्रोटीन होती है। क्या होता है, एक डिस्क लाइक प्रोटीन। ये मैं सारा आपको 10 सेल वाली चैप्टर का रिवीजन करवा रही हूँ, ये वाला टॉपिक है ना। तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डिस्क लाइक प्रोटीन होता है, इसको कभी हमने नाम दिया था, बोलो 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 बोलो, इसको नाम दिया था हमने काइनेटोकोर। तो हम क्या बोलते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो एक्चुअली कहाँ बाइंड होते हैं, तो वो एक्चुअली बाइंड होते हैं सेंट्रोमियर पे, बट सेंट्रोमियर पे भी वो एग्जैक्टली बाइंड होते हैं विद काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ में। तो ये कौन सी प्रोटीन हो गई, दिस इज काइनेटोकोर प्रोटीन। तो यहाँ पे कौन बाइंड हो रहा है, स्पिंडल फाइबर बाइंड हो रहे हैं। तो वापस देखो, डीएनए का एक ये जो कंडेंस पार्ट बनता है इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, और इसके रेप्लिकेशन से एस फेज के अंदर एक दूसरा इसका कॉपी बना था। तो इस तरीके से फाइनली क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड कितने हो जाते हैं, 2 क्रोमेटिड, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, पक्का। और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक बटन लाइक स्ट्रक्चर से बाइंड होते हैं, जिनको बोला जाता है सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट होती है बाहर 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर के साथ में बाइंड होता है कौन, स्पिंडल फाइबर। तो इस तरीके से ये वाले क्रोमोसोम जो होते हैं वो यहाँ पे सारे अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज के अंदर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ए से एनाफेज, ए से अलग अलग। तो यहाँ पे हमें इन दोनों सिस्टर्स को, इन दोनों बहनों को अलग अलग करना होगा, ठीक है। सो बेसिकली अलग कैसे करोगे, तो ये दोनों जुड़े हुए किससे, ये दोनों जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। तो यहाँ पे इसका जो सेंट्रोमियर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, और सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने से ये क्रोमेटिड जो है सिस्टर क्रोमेटिड वो सेपरेट हो जाएंगी। एंड सेपरेट होने के बाद ये दोनों मूव करेंगे टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। एंड जब एक बार ये सिस्टर क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वापस हो जाएगा इनका क्या, डीकंडेंसेशन, और डीकंडेंसेशन से वापस बन जाएगा क्रोमेटिन नेट, और फिर वापस बन जाएगी यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस तरीके से 2 ऑपोजिट पोल्स पे बन जाएंगे 2 न्यूक्लियस। क्लियर, चलो वापस देखो, मैंने क्या पढ़ाया था कि प्रोफेज के अंदर सबसे पहले ये क्या होता है, डीएनए होता है, और ये डीएनए आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉल ऑफ वूल। तो ये जो वुलन की जो बॉल होती है ना, उसकी तरह आपको दिखाई दे रहा है, जिसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, स्प्राइम। तो स्प्राइम का मतलब होता है बॉल ऑफ वुलन बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे शुरू होगा कंडेंसेशन। तो इसके कंडेंसेशन से यहाँ पे बनना शुरू होंगे 2 सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये यहाँ पे हो रहा है कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, दिस इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेट। ये हो जाएगा यहां से क्या, कंडेंसेशन। तो ये बन गया क्या, इस तरह से क्रोमेटिड नेट 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे ना, पक्का। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे हम लोग,
उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे सेंट्रोमियर, तो वो जो सेंट्रोमियर होंगे वो मूव करेंगे कहां पे, ऑपोजिट पोल्स के अंदर। जो डुप्लीकेट कब हुए थे, जो डुप्लीकेट हुए थे एस फेज के अंदर, बट ये ऑपोजिट पोल्स में मूव करेंगे कब, प्रोफेज के अंदर। तो यहां पे हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड्स opposite poles, opposite poles। तो जब प्रोफेज शुरू होता है तो ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू करते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। और जब प्रोफेज खत्म हो जाएगा तब ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। तो देखो, ये प्रोफेज शुरू हुआ, ये प्रोफेज का मिड है और ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए, तो आप इसको क्या बोलोगे, एंड ऑफ प्रोफेज। क्लियर। और जब एंड ऑफ प्रोफेज होगा तो उस टाइम अब क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, डिसअपियर होगी। बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने के साथ साथ एक और यहाँ पे इवेंट होगा, वो क्या, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे होता है गोल्जी बॉडी, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे डिसअपियर करनी होगी। और यहाँ पे डिसअपियर का मीनिंग है कि इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम। क्या कर देंगे, इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम लोग। ठीक है। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, नहीं तो बेटा स्पिंडल फाइबर बनने के लिए ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये हर्डल बन जाएंगे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे जितने भी जो हर्डल्स है, जो बैरियर्स है, वो हमें हटाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ये यहां से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और यहाँ पे डिसअपियर का मीनिंग होता है डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगे। ठीक है। एंड दिस इंडिकेट एंड ऑफ प्रोफेज। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई तब आप बोलोगे कि प्रोफेज खत्म हो गया, है ना। और इसके साथ साथ ध्यान रखना कि जब ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स के अंदर मूव करते हैं तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या, स्पिंडल फाइबर भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली जो लाइनिंग है ना, इनको हम बोलते हैं एस्टर। मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रोफेज। अब हम लोग एंटर हो जाते हैं मेटाफेज के अंदर। तो इसमें करना क्या है, इन क्रोमोसोम्स को मेटाफेज पे अरेंज करना है, मतलब मिड ऑफ सेल में क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैं इसका डायग्राम बना देती हूं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सेंट्रियोल, जो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं। और इसके बीच में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज स्पिंडल फाइबर। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्पिंडल फाइबर। और इस स्पिंडल फाइबर पे क्या होगा बोलो, तो यहां पे अरेंज हो जाएंगे कौन, क्रोमोसोम्स। तो सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे कहां पे, मिड ऑफ सेल के अंदर। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी, दिस इज मेटाफेजिक प्लेट। ये आपको दिखाई देगी यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट। तो क्या मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि जब प्रोफेज एंड होगा तो उस टाइम ये जो सेंट्रियोल होंगे ऑपोजिट पोल्स पे भी पहुंच जाएंगे और उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो
मेटाफेज जब शुरू होगा तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेशन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। और हम बोलेंगे कि यहाँ पे अब स्पिंडल फाइबर कहां पे बाइंड होंगे? क्रोमोसोम के साथ। नहीं, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो मूव करेंगे। क्रोमोसोम मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या होने वाला है यहाँ पे? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन mid of cell and bind with spindle fiber। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे इस फिनोमिनन को एक हम नाम देते हैं, दैट इज द कॉन्ग्रेशन। कॉन्ग्रेस नहीं, इसको बोला जाता है कॉन्ग्रेशन। तो इस प्रोसेस का नाम हो गया। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपस में सेंट्रोमियर से बाइंड है, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ में बाइंड है। क्लियर हो गया? ये हमने पढ़ा है कौन सा? मेटाफेज के बारे में। अब एक मेटाफेज के बारे में एक अच्छी चीज देखो, यहाँ पे जब मैंने क्रोमोसोम बनाए थे ना, तो वो डायग्राम आपको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो डीएनए का कंडेंसेशन शुरू हुआ है, बट मेटाफेज आते आते कंडेंसेशन पूरा हो चुका है। तो आपको एकदम परफेक्ट थिक शॉर्ट ये इस तरीके से दिखाई देंगे क्या? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम की अगर साइज को अगर आपको स्टडी करना है तो बेस्ट फेज कौन सा होगा? मेटाफेज। ये नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? तो बेस्ट फेज टू स्टडी साइज ऑफ क्रोमोसोम इज मेटाफेज। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम में आपको क्रोमोसोम सबसे बढ़िया हाईली कंडेंस्ड मिलेंगे, और हाईली कंडेंस्ड हो जाने की वजह से यहां पे क्रोमोसोम आपको थिकेस्ट मिलेंगे एंड शॉर्टेस्ट मिलेंगे। क्योंकि क्रोमेटिन नेट कैसा होता है? ऐसे 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 होता है। ठीक है, बट वहीं पे क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं। तो कैसा हो गया? हाईली कंडेंस्ड हो गया, थिक हो गया और शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपको कहां दिखाई देंगे? ये आपको दिखाई देंगे मेटाफेज के अंदर। तो कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करो, अब वीडियो को आप यहीं पे पॉज कर दो, और उसके बाद जब तक आपको प्रोफेज एनाफेज याद नहीं हो जाता तब तक आप एनाफेज के अंदर एंटर नहीं होंगे आप। ठीक है, तो पहले फटाफट इसकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एनाफेज। प्रैक्टिस हो गया? पक्का? ठीक है, तो नाउ देखो, अब हम लोग अगर देखें एनाफेज के बारे में, तो एना का मतलब क्या होता है? अप। यहाँ पे अप का मतलब होता है कि जो क्रोमेटिड होते हैं ना वो अब सेपरेट होंगे एंड वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। कैसे? ये हमारे पास थे सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड किससे बाइंड है? यहाँ पे बाइंड होते हैं सेंट्रोमियर से। तो बेसिकली एनाफेज के अंदर सबसे पहले सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो उसकी वजह से ये आपको अब क्रोमेटिड ऐसा दिखाई देगा। ये क्रोमेटिड कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और ये आपको क्रोमेटिड जो है ना वो मूव करेंगे टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। कहां पे मूव करेंगे? ऑपोजिट। तो ए से एनाफेज ए से अलग अलग। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनाफेज के अंदर ऑपोजिट पोल्स पे कौन मूव करता है? बच्चे बोलते हैं क्रोमोसोम मूव करता है। दैट इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं मूव करते हैं,
यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सेंट्रोमियर जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट होने से क्या होगा, यहाँ पे होगा सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और फिर उसके बाद में ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होगी वो मूव करेगी टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड moves toward opposite poles, ठीक है। बस इतना ही जानना था आपको एनाफेज के बारे में। तो ए से एनाफेज, ए से अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल के बीच में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्पिंडल फाइबर। तो ये क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ कब जाएंगे, जब ये स्पिंडल फाइबर छोटे होते जाएंगे। कैसे, कुछ ऐसे देखो, ये मैंने यहां पे बना दिया स्पिंडल फाइबर। तो यहां पे कौन बाइंड हो गए, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम अभी कहां दिखाई दे रहे हैं आपको, यहां दिखाई दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जब ये स्पिंडल फाइबर और छोटे हो जाएंगे तो ये क्रोमोसोम कहां चले जाएंगे, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिड। तो ये क्रोमेटिड कहां चले गए, ऑपोजिट पोल्स के पास। फिर ये स्पिंडल फाइबर और छोटे हो जाएंगे। तो जब ये स्पिंडल फाइबर और छोटे हो जाएंगे तो ये और आगे चले जाएंगे, ठीक है। और जब फिर उसके बाद में जब एनाफेज कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच ही जाएंगे। तो यहां पे ये मैं बना रही हूं स्पिंडल फाइबर, सॉरी क्रोमेटिड। और इन क्रोमेटिड्स को हमने अटैच कर दिया यहां पे स्पिंडल फाइबर के साथ। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड आपको ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रही है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपोलराइजेशन हो रहा है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स याद करो, द सेल वाला चैप्टर। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के डीपोलराइजेशन से स्पिंडल फाइबर की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। समझ आया, पक्का। बट इस दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है, और वो क्या, यहां पे अगर आपको स्टडी करना है शेप के बारे में तो एनाफेज सबसे बेस्ट फेज, कौन सा, बेस्ट फेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम। यहां मैंने बोला था साइज ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोला था, साइज ऑफ क्रोमोसोम। यहां मैं क्या बोल रही हूं, शेप ऑफ क्रोमोसोम। याद करो द सेल वाला चैप्टर और उसका लास्ट वाला लेक्चर, तो जिसमें हमने क्रोमोसोम्स के टाइप्स पढ़े थे, याद है। एक था मेटाफेजिक क्रोमोसोम, एक था सब मेटाफेजिक क्रोमोसोम, एक था एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक ये हो जाएगा कौन सा, सब मेटासेंट्रिक ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, और ये था टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो इस केस में जब ये स्पिंडल फाइबर के साथ बाइंड होंगे तो ये कैसा हो जाएगा, जब ये स्पिंडल फाइबर के साथ बाइंड होंगे तो ये अब आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। याद करो, अगर मैं बोलूं कि इसमें ये प्रेजेंस है सेंट्रोमियर, ठीक है, तो इस सेंट्रोमियर के साथ में क्या अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर, है ना। तो अब मुझे चीज बताओ, जो मेटासेंट्रिक होंगे, मतलब जिसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एग्जैक्टली मिड में बाइंड होगा, तो ये क्रोमोसोम आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
तो इस केस में इसका शेप कैसा बन रहा है, वी। देखो मैं ऐसे देख रही हूं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम कैसा शेप बना रहे हैं, वी शेप बना रहे हैं। फिर ये कैसा बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एल शेप, बिकॉज ये और ये एल बन रहा है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, जे शेप, और ये बन जाएगा यहाँ पे इंग्लिश का स्मॉल आई लेटर, ठीक है। तो ये आपको कब दिखाई देंगे, जब क्या होगा, ये क्रोमोसोम आपको ऑपोजिट पोल्स पे मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपको शेप को स्टडी करना हो तो बेस्ट फेज कौन सा है, एनाफेज। बताओ कोई प्रॉब्लम, बस अब टॉपिक खत्म हो रहा है। मैं टेलोफेज तो आपको पढ़ाऊंगी ही नहीं। क्यों, टेलोफेज मैंने बोला था रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज मतलब क्या। अब देखो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो दोनों ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लेना। तो एनाफेज के एंड में क्या होंगे, ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। तो जब ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो ये वापस सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो डीकंडेंस्ड होगी, और डीकंडेंस्ड होके ये बन जाएगा यहाँ पे क्रोमेटिन नेट। तो ये डीएनए वापस ओपन हो गया, क्रोमेटिन नेट बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो जाएगी, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाएगा, और यहाँ पे डेवलप हो जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। इस तरीके से यहाँ पे इस सेल के अंदर बन जाएंगे दो न्यूक्लियस। समझ आ गया। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बना रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी सारी चीजें आप रिवर्स करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बस ए से एनाफेज और ए से अलग अलग, एंड से मेटाफेज, मिड ऑफ सेल, बाकी प्रोफेज में आप समझते ही हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी कौन सा, साइटोकाइनेसिस के बारे में। और आप एक काम करना, ये सबके लिए कंपलसरी है। जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाए उसके बाद, जैसे मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोला था, वैसे नोट्स बना के आप सब सबमिट करेंगे, सबके लिए कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल अगेन बता देती हूँ, ये आपकी कॉपी है, तो इसमें 2 पेज होते हैं। इधर आप इंटरफेस को एक्सप्लेन करेंगे, इधर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इधर साइटोकाइनेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। सो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी ये सारी चीजें आप रफ में लिखना, जब ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाए तब आप इसकी फेयर नोट्स बनाना, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है। इस चैप्टर में ज्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे। मियोसिस का 1 दिन और काउंट कर लो, 2-3 दिन और शायद लग सकते हैं, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय कर देते हैं। चलो स्माइल करते रहना।